पाठ 5 गोवा जैसा मैंने देखा। लेखक विनय शर्मा। प्रस्तावना। यह पाठ एक यात्रा वर्णन है। लेखक विनय शर्मा अपने परिवार के साथ गोवा यात्रा पर गए थे। उनके दिल को गोवा जिस तरह से भाया उसका वर्णन उन्होंने गोवा जैसा मैंने देखा इस पाठ में किया है। मॉड्यूल 1। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों न। यहां की प्रकृति, आबो हवा अर्थात क्लाइमेट और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक अर्थात घूमने टहलने वाला खुद ब खुद यहां खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद ये एक छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। एक्सप्लेनेशन। लेखक यहां शुरुआत में हमें गोवा का परिचय दे रहे हैं। गोवा एक ऐसा खूबसूरत पर्यटक स्थल है जहां पर्यटक खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। इसलिए लेखक इंदौर से तथा उनके संबंधी खंडवा से गोवा पहुंच गए। मॉड्यूल 2। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास अर्थात उजाला हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हों तो उनसे निजात अर्थात मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। एक्सप्लेनेशन। लेखक अपने परिवार के साथ गोवा एक्सप्रेस नामक ट्रेन से मडगांव स्टेशन पर उतरे। फिर एक टैक्सी पकड़ी। जैसे ही टैक्सी निकली, बहती हुई हवा से लेखक का मन प्रसन्न हो उठा। वो सोचने लगे वह पर्यटन ही है जिसके कारण मन तरोताजा हो जाता है और वहीं शरीर भी विश्राम पाता है। मॉड्यूल 3। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियन के एक रिसॉर्ट में आकर रुक गई। यह रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकलें, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहां मौसम में प्रायः उमस अर्थात गर्मी तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहां का क्षेत्र हरितमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। एक्सप्लेनेशन। लगभग 5 किलोमीटर की सफर के बाद लेखक बेनालियन स्थित अपने रिसॉर्ट में पहुंचे। लेखक ने आगे गोवा के बारे में कुछ जानकारी दी है। गोवा उत्तर जिला और दक्षिण जिला ऐसे 2 भागों में बटा है। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे बसी है। यहां की हवा में नमी बनी रहती है। यहां धूप भी तीखी होती है। मॉड्यूल 4। यूं तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। एक्सप्लेनेशन। लेखक कहते हैं गोवा खूबसूरत समंदर किनारे और महंगे होटलों के साथ साथ एक सांस्कृतिक विरासत के लिए भी प्रख्यात है। मॉड्यूल 5। यहां की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चलें। आप भी चलें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था।
रिसॉर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। एक्सप्लेनेशन। लेखक शाम को बेनालियम बीच की ओर गए। यह उनके रिसॉर्ट से कुछ ही दूरी पर था। लेखक अपने परिवार के साथ अरब सागर देखने के लिए बेताब हो रहे थे। मॉड्यूल 6। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठाकर भाग रहे थे। खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर से नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। मानो हर लहर कह रही थी कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। यही जीवन का सत्य भी है। एक्सप्लेनेशन। अचानक से लेखक को लहरों की आवाज सुनाई दी। इस आवाज के साथ लेखक और उसका परिवार समुंदर की तरफ दौड़ ही पड़ा। लेखक पानी में उतरा और बच्चे रेत में खेलने लगे। उस दिन लहरों ने लेखक को सिखाया कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। यही जीवन का सत्य भी है। मॉड्यूल 7। यहां एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पंछियों की टी 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 की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते अर्थात घूमते रहते हैं। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहां बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों अर्थात घूमने टहलने वालों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र स्याह अर्थात काला और भयावह दिखने लगा। एक्सप्लेनेशन। दिन ढलने के बाद लेखक समुद्र किनारे बैठ गए। वहां लेखक ने एक मजेदार दृश्य देखा। समुद्र की लहरों के साथ बहकर आई मछलियां खाने के लिए टी टी करके पंछी उड़ रहे थे। ये पंछी जब थक कर किनारे बैठते तो कुत्ते उन्हें पकड़ने झपट पड़ते। कुत्तों को देख पंछी उड़ जाते। यह दृश्य देखते देखते अंधेरा छा गया। मॉड्यूल 8। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहां बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मजा भी आता है। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब अर्थात अच्छा समझा। यहां सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वाद भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसॉर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। मुहावरा दो चार होना अर्थात संघर्ष करना। एक्सप्लेनेशन। अगले दिन लेखक परिवार के साथ गोवा घूमने निकले। गोवा में सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी भोजन की समस्या से लेखक को सामना करना पड़ा। इसलिए लेखक रिसॉर्ट में ही भोजन करना पसंद करते थे। मॉड्यूल 9। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक ओर लंबी सी पहाड़ी है, जहां से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है।
समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता अर्थात झपटता सा रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र की काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहां काई अर्थात एल्गे ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहां घूमने का भी अपना अलग आनंद है। एक्सप्लेनेशन। लेखक सबसे पहले अंजुना बीच पहुंचे। यह एक पथरीला खूबसूरत बीच है। यहां समंदर के पानी का काले पत्थरों से टकराव देखने को मिलता है। यह दृश्य जीवन में संघर्षों का प्रतीक है। मॉड्यूल 10। यहां युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में ही डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश यानी डायरेक्शन देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहां सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियां स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती हैं। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहां कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक हैं, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। एक्सप्लेनेशन। लेखक यहां बेनालियम और अंजुना बीच का फर्क बता रहे हैं। बेनालियम बीच रेतीला और उथला है, वहीं अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। बेनालियम में मछुआरे मछलियां बहुत पकड़ते हैं। यह मछलियां स्थानीय बाजार में ही बेची जाती हैं। अंजुना में फिल्मों की शूटिंग होती है। बाद में वे लोग पणजी शहर घूमे। मॉड्यूल 11। घूम फिरकर शाम को हम कलिंगुड बीच पर पहुंचे। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहां पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहां कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरतअंगेज अर्थात आश्चर्यजनक हैं, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। एक्सप्लेनेशन। बाद में लेखक कलिंगुड बीच पहुंचे। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। यहां कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। लेखक ने अपने परिवार के साथ यहां बहुत आनंद उठाया। मॉड्यूल 12। हम यहां 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या अर्थात रूटीन रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिरकर थक कर शाम को रिसॉर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहां हमने डॉल्फिन मछलियां देखीं। हालांकि ये छोटी थीं, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। एक्सप्लेनेशन। लेखक गोवा में परिवार के साथ 4-5 दिन रहे। इन दिनों में लेखक के परिवार की दिनचर्या बहुत व्यस्त रही। वे लोग बहुत घूमे, बोटिंग का आनंद लिया, डॉल्फिन मछलियां देखीं। उनके बच्चों ने भी बहुत आनंद लिया। मॉड्यूल 13। इस दौरान यहां नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्लों में मां दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा
गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहां भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। एक्सप्लेनेशन। गोवा में लेखक का वहां की संस्कृति से भी परिचय हुआ। उन्हें नवरात्रि तथा दशहरा मनाने का मौका मिला। यहां रावण का पुतला दशहरे के मौके पर नहीं जलाया जाता। लोग अपने वाहनों की पूजा करते हैं, एक पेड़ की पत्तियां तोड़कर एक दूसरे को बधाई देते हैं। मॉड्यूल 14। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हों, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। एक्सप्लेनेशन। जितने दिन लेखक गोवा में रहा, उन्होंने पाया कि यहां एक तरफ पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं।